पनिशमेंट की बात की गई है, सजाओं का प्रावधान है, चाहे सजा जैसी भी हो। देखो कुछ लोगों ने कहा अपराध का मतलब है गलत कदम, ऐसा नहीं होता है। अब आप थोड़ा सा टेक्निकल हो जाइए और बोलिए कि बीएनएस के अनुसार जो अपराध हैं, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जिनको बताया गया है, जिनको वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, जिनके लिए सजा का प्रावधान है, वह अपराध है। बात करिए, यानी कानूनी रूप से जो गलत हो, सामाजिक रूप से नहीं, कानूनी रूप से। यहां पर आते हैं, आपका क्या हो गया? तो क्यों उन लोगों को भैया, जब आपका उन पर दोष सिद्धि भी हो गई तो संरक्षण क्यों दे रहे हैं? देखो क्या हो सकता है, थोड़े से एक उदाहरण से समझे, पहले मैं लिख देता हूं उसको तब और अच्छा समझेंगे। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, पहला 3 संरक्षण यहां पे दिए गए हैं। कितने संरक्षण है? 3। पहला संरक्षण है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, तो ये पहला हो गया। तो यहां पे हम कह सकते हैं आपका 20 के 1 में इसको बताया गया। कार्योत्तर विधि क्या होती है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट लॉ। अब ये एक्स पोस्ट लॉ क्या होता है? आज कौन सा वर्ष चल रहा है? जैसे कि मान के चलो आज है 1 जनवरी 2025। आपने यहां पर कोई क्राइम किया, कोई भी क्राइम, ठीक है। अब उस क्राइम के लिए जो आपको सजा मिलेगी वो उसी कानून के हिसाब से मिलेगी जो 1 जनवरी 2025 में है। जैसे मान के चलो यहां पर कोई भी एक क्राइम के लिए हम मान लेते हैं 10 वर्ष की सजा थी, 10 ईयर्स का एक पनिशमेंट था, यहां पर 10 वर्ष की एक सजा थी। लेकिन अगले ही साल सरकार क्या है, इस कानून को बदलती है 2026 में, और सरकार कह देती है इसी सेम क्राइम के लिए, इसी सेम क्राइम के लिए अब जो सजा होगी वो 15 वर्ष की होगी। आप तो जेल में थे क्योंकि 10 वर्ष की सजा आपको हुई, तो आपको सजा जो है वो 10 वर्ष की होगी या 15 वर्ष की होगी? जरा बताएं। तो आप कहेंगे कि अपराध के समय बने कानून के अनुसार सजा होगी। इसी को बोलते हैं कि जो विधि होगी ना, जो कानून होगा, वो कार्योत्तर, यानी जब वो कार्य किया गया है उस समय की विधि से उसको संरक्षण प्राप्त होगा। तो 10 वर्ष की बात क्लियर है। एक्स पोस्ट लो, बाद में कोई भी आपका जो कानून आएगा उसके अनुसार सजा नहीं होगी। यानी लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आसान से शब्दों में, अपराध के समय के कानून के अनुसार सजा होगी। अपराध के समय के कानून, बात क्लियर है? अपराध के समय पे जो कानून था अनुसार सजा होगी, बाद में क्या नई विधि आ जाएगी उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। इसी में आपका दूसरी बात क्या हो सकता है? दूसरी बात हो सकती है दोहरी क्षति से संरक्षण, दोहरी क्षति से संरक्षण। यानी यहां पर दिया गया है आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, सॉरी डबल जियोपार्डी, दोहरी क्षति आपको ना हो। जैसे दोहरी क्षति का क्या मतलब होता है भैया, थोड़ा समझाएं, समझो। जैसे मैं आपसे ये कह दूं, आपने किसी की बकरी चुरा ली। क्या चुरा लिया आपने? किसी की बकरी, भैंस, गाय, पैसा, कुछ भी मान लीजिए चोरी है। तो चोरी का मतलब होता है, चोरी ऐसे नहीं है कि आप बोले कि मैंने किसी का दिल चुरा लिया, तो क्या वह भी चोरी है? तो चोरी का मतलब होता है आपका जो किसी व्यक्ति की अचल या चल संपत्ति थी, मूवेबल थी या इमूवेबल थी। तो आप कहेंगे दिल भी भैया अचल या चल में आता मानव शरीर में। जो अचल या चल संपत्ति थी जिसके चुराने से उस सामने वाले व्यक्ति की किसी भी प्रकार की क्षति होती हो और वह आपके खिलाफ फिर क्या बोले, इस पर एक मुकदमा भी दर्ज करवाए। वह बोले कि भाई मेरा तो इससे ये आर्थिक क्षति हो गई, मेरा तो ये नुकसान हो गया, ठीक है, उसकी सुरक्षा को खतरा हो गया। बात समझे क्या चोरी क्या होती है? तो बकरी का मतलब हो गया आपका, ये समझे, दोहरी क्षति से संरक्षण। आपने किसी की बकरी चुराई तो आपको सजा होगी या नहीं होगी, हाँ या ना? पहले तो ये बताइए। आप कहेंगे हाँ अपराध है, चोरी अपराध है, ठीक है, क्योंकि आपका जब चोरी अपराध है
अभी मैंने देखो, मैं इसलिए बोलता हूँ, जैसे मैं उस समय बताऊँ, मैंने पहले आईपीसी पढ़ा था, तो मैं कई आपको उदाहरण आईपीसी के माध्यम से इसलिए देता हूँ। अभी मैंने बीएनएस को नहीं पढ़ा है, मैं अभी उसको मतलब पढ़ रहा हूँ। पढ़ क्या रहा हूँ आप ये समझे, लगभग 10% ही मैंने उसको अभी पढ़ा है, और मुझे उसकी ज़्यादा समझ नहीं है अभी। धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि वही कानून है, बस कुछ हटाए गए हैं और बढ़ाए गए हैं। तो बकरी का मतलब क्या है आपका, कि सजा होगी, हाँ जी होगी। आप एक सजा के बाद में आप रिहा भी हो जाएंगे, बेल भी आपको मिल जाएगी, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ रिहा भी होंगे भैया, एक तो सीमा होगी कोई। आप कहेंगे हाँ। तो रिहा होने के बाद में आप कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब आप बाहर आ गए, तो अब एक अन्य व्यक्ति और है वहां पर। पहले जो मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज कराया था वो ए व्यक्ति ने, अब उसी घर में एक बी व्यक्ति और भी है। अब वो बी व्यक्ति बोले कि भैया इसने हमारी बकरी चुराई थी, पहले तो मुकदमा इसने कराया, इस बार मुकदमा ये लिखवा देता है कि इस व्यक्ति ने हमारी बकरी चुराई थी। तो कि बताओ उसको सजा होगी या नहीं होगी, क्योंकि उसी अपराध के लिए, जिस क्राइम के लिए उसको पनिशमेंट मिल चुका है, उसी सेम क्राइम के लिए। अब ऐसा नहीं कि भैया बकरी चुरा लिए तो बकरी चुराने के लिए अब दोबारा जाके मान के चलो इसी बकरी को चुरा ले फिर से, तो फिर सजा होगी, क्योंकि ये दूसरा अपराध हो गया। लेकिन जो चोरी उसने मान के चलो 2019 में की थी, और उस चोरी को आप बार बार उसको सजा नहीं दे सकते। बात क्लियर है? छोटी सी बात थी, बहुत आसानी से समझने योग्य। तो दोहरी क्षति से संरक्षण यहां पर दिया गया। तो दोहरी क्षति से संरक्षण आप लिख सकते हैं, एक एक ही अपराध के लिए, एक ही क्राइम के लिए, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार पनिशमेंट नहीं मिलेगा। एक बार से अधिक अधिक दंड नहीं। लिख सकते हैं ना आसानी से, एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं। ऐसे ही फिर आता है सेक्शन 20 का 3। यहां पर क्या तीसरी छूट की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको महत्वपूर्ण मार्क करना। इसमें बताया गया है आपका, हम कह सकते हैं इसको आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, आयोग इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। कोई भी कमीशन सर्विस हो, यहां से हमेशा क्वेश्चन मिलेगा आपको। आत्म अभिशंसन से संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आत्म अभिशंसन से संरक्षण। अब फिर आपको समझना होगा आत्म अभिशंसन क्या है, तो याद रख लेना, छोटे से शब्द लिखें, स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए, स्वयं के लिए, स्वयं के खिलाफ, अगेंस्ट सेल्फ, स्वयं के खिलाफ गवाही या सबूत, कोई भी एविडेंस है, एविडेंस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबूत नहीं दिया जाएगा। जैसे आपने कोई चोरी कर ली, आपने कोई चोरी कर ली और पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस वाले आपको डंडा पीटेंगे, नहीं पीटेंगे, तो वो पूछेंगे तुमसे, तुमने चोरी का जो माल है वो कहां पर है, तो आप ये नहीं कह सकते ना चोरी का माल मोरी में गया, तुमको और डंडा मारेंगे। वो बताएंगे कि बताओ भैया सही मायने में चोरी का सामान कहाँ गया, तो आप उनको बताओगे तो बरामद कर लेगी पुलिस। लेकिन पुलिस ने मान के चलो उसको बरामद नहीं किया किसी वजह से, पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा, कोई सबूत भी नहीं है, आपने क्राइम को बड़ी मतलब साफ तरीके से अंजाम दिया और उसका कोई एविडेंस पुलिस को नहीं मिल रहा है, तो पुलिस क्या करती है, पुलिस फिर डंडा बजाएगी, आपको डंडे से पीटेगी और बोलेगी कि तुम कागज पे लिख के दो। कहते हैं ना पुलिस के डंडे के सामने सब बोलते हैं, तो आप उससे थोड़ा सा क्लियर रहना आज के बाद में। आप ये बोलना पुलिस के डंडे के सामने सब बेशक बोल दे, लेकिन पुलिस जो हमसे रिटर्न में लेगी कि हाँ मैंने चोरी की थी, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, तो जब कल मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैं ये कह दूंगा कि जी मुझसे तो ये सब कुछ दबाव में लिखवाया गया है। तो जज साहब किसको फटकार लगाएंगे, फिर पुलिस को, क्योंकि क्या प्रोविजन है, स्वयं के खिलाफ गवाही या सबूत नहीं दिया जाएगा। हमारी नानी ने हमें एक कहानी सुनाई थी बड़ी अच्छी, और सही मायने में, ऐसे नहीं कि किसी और ने सुनाई, नानी ने ही सुनाई थी। उन्होंने कहा एक बार तो भैया अमेरिका की पुलिस थी, तो अमेरिका की पुलिस से बोला गया कि भाई विजेता वो रहेगा, 3 पुलिस थी, अमेरिका की पुलिस थी और आपका एक कोई और मान लीजिए आप कनाडा की पुलिस थी और एक भारत की पुलिस थी, 3 पुलिस थी, और उन तीनों को काम दिया गया कि इन तीनों पुलिस में विजेता वो रहेगा
जो आपका सबसे पहले बंदर को पकड़ के लेके आएगा। तो अमेरिका की पुलिस गई और उसने बंदर को पकड़ा, आधे घंटे में बंदर आ गया। अब तो कनाडा की पुलिस को बड़ी चिंता हुई, तो कनाडा की पुलिस गई और कनाडा की पुलिस ने क्या किया, आपका 1 घंटे में बंदर को वो भी ढूंढ लाए। अब भारत की पुलिस की बारी थी, तो भारत की पुलिस भी गई। ठीक है, ये सिर्फ आपका मतलब एक मजाक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो पाए, कोई प्रश्न चिन्ह में नहीं लगा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि फिर आपका उन्होंने बोला कि भाई भारत की पुलिस जाएगी, तो भारत की पुलिस जो है लौट के ही नहीं आई, ना आधा घंटा ना 1 घंटा, 2 घंटे 4 घंटे, शाम हो गई। तो उल्टे जो अमेरिका और कनाडा की पुलिस है वही भारत की पुलिस को ढूंढने गए। तो उन्होंने एक गधे को लटका रखा था और एक गधे को वो डंडे से पीट रहे थे और उससे बोल रहे थे कबूल कर तू ही बंदर है। तो बड़ी कमाल की बात है, ये बहुत जगह लागू होता है। आप देखते होंगे लाचारों को भी बहुत परेशान किया जाता है। हमारे यहाँ पर अमीर व्यक्ति के लिए न्याय ज़्यादा जल्दी उपलब्ध है और जो व्यक्ति मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसका तो कोई सुनता ही नहीं है। अब जैसे बहुत सारे साथी हमारे पुलिस में भी होंगे, तो ये हकीकत है मतलब कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आत्म अभिशंसन समझ गए, यानी कि स्वयं को जब आप मजबूर कर रहे हो, किसी जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसी को आप मजबूर कर रहे हैं कि भैया आपको अपने खिलाफ जो है गवाही देनी है, तो इसके खिलाफ क्या बोलेंगे, आप कहेंगे भैया स्वयं के खिलाफ गवाही या सबूत नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें आती हैं, कुछ केस आते हैं। एक केस लिखना, पहले केस से पहले मैं आपको चीजें समझा दूं। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ, ठीक है, पॉलीग्राफ लिखिए। ब्रेन मैपिंग, ब्रेन मैपिंग, और एक होता है आपका नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स को सेल्फ इंक्रिमिनेशन माना है, यानी कि आत्म अभिशंसन माना गया है। तो आत्म सभी अभिशंसन माना गया है, तो भैया फिर तो इनको नहीं किया जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं किया जाएगा, आत्म अभिशंसन माना गया है। कभी भी आपसे पूछे, यूपीएसआई में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह की चीज़ों से। तो आत्म अभिशंसन माना है, इसका मतलब इसके लिए एक वाद था आपका सेल्वी वर्सेज कर्नाटक स्टेट। एक केस हुआ था, बनाम का मतलब कर्नाटक सरकार के खिलाफ होता है, यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के खिलाफ। तो ये था आपका कब का, 2010 का। पॉलीग्राफ क्या होता है, जैसे कि पॉलीग्राफ की अगर हम बात करें तो पॉलीग्राफ में दरअसल में होता क्या है, आपने देखा होगा जैसे कोई व्यक्ति है उसने अपराध किया, अब वो अपने कबूल नहीं रहा है अपराध को, तो उसके लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो वैलिड है। ये तीनों चीजें क्या हैं, अगर आत्म अभिशंसन है, पहले मुझे बताएं क्या आत्म अभिशंसन से हमको साथी प्रोटेक्शन मिल रही है। हाँ, तो मतलब कि ना तो ये पॉलीग्राफ किया जा सकता है, ना ब्रेन मैपिंग की जा सकती है, ना नार्कोटिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो नार्कोटिक्स को पहले समझ लो जरा। नार्कोटिक्स में क्या होता है कि सोडियम पेंटोथल का एक इंजेक्शन व्यक्ति को दिया जाता है, सोडियम पेंटोथल। जिसने अपराध किया और मान रहा है कि ये व्यक्ति बहुत सातिर है, अब इसको एक काम करते हैं सोडियम पेंटोथल दो। अब क्या होता है कि वो व्यक्ति क्या है अपना नियंत्रण शरीर से खो देता है, मस्तिष्क पर उसका उतना नियंत्रण नहीं रहता। तो अब कहते हैं कि ये अब सच कबूलेगा। ऐसे ही ब्रेन मैपिंग है, उसके ब्रेन की स्टडीज, उसके आंख भागों के क्या हाव भाव है, उसकी बॉडी का क्या गेस्चर है, ठीक है, मस्तिष्क पर मशीन लगा करके। पॉलीग्राफ भी ऐसे ही कि एक ग्राफ बनाया जाता है, यहाँ पर एक आपका न्यूमोग्राफ एक चेस्ट पे बांधी जाती है, न्यूमोग्राफ ट्यूब बांधी जाती है हाथों पर बीपी वगैरह के लिए। फिंगर्स में आपका यहाँ पे लोबसोनो बोलते हैं उनको, वो लगा दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि उससे देखा जाता है, लेकिन बहुत बार क्या हुआ कि क्या भैया सच में इससे सच निकल के सामने आ जाता है, तो आप कहेंगे नहीं। बहुत से अपराधी इतने सातिर होते हैं जिनको इसकी भी प्रैक्टिस पहले से कराई जाती है। कई आतंकवादियों पर जब इस तरह के प्रयोग हुए तो ये देखा गया कि ये आपका पॉलीग्राफ मशीन भी उसके सामने फेल है, नारकोटिक्स के प्रयोग भी फेल हैं। तो इस तरह व्यक्ति की जो अपनी गरिमा है उसके खिलाफ भी जाया जा रहा है और उससे कोई नतीजा भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ पर इन सब चीज़ों को, ब्रेन मैपिंग को, पॉलीग्राफ को और नार्कोटिक्स को वैलिड नहीं। जैसे ब्रेन मैपिंग में यूएसए में वैलिड है, यूएसए में, अमेरिका में ब्रेन मैपिंग अलाउड है। ठीक है, आगे आएंगे। दूसरी क्या बात है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें, डीएनए टेस्ट, डीएनए टेस्ट, ठीक है, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट्स, और आपका ब्लड टेस्ट,